Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will be continuing our civics chapter 1, which is the most easiest chapter of civics in class 10th, and we will be starting our lecture with discussing the answers of the previous quiz questions. Okay, so here we go. आंसर्स ऑफ क्विज क्वेश्चन तो मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर में पूछा था, अगर आपको याद हो तो, कि 2 क्विज क्वेश्चंस मैंने आपसे किए थे। उसमें से फर्स्ट में ये था कि एक लैंडलेस लेबर के लिए बेसिक डेवलपमेंट क्या होगी। मोर डेज ऑफ वर्क विथ बेटर वेजेस, ये उसका आंसर था कि ज़्यादा वर्किंग डेज और बेटर वेजेस। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि सारी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम कौन सी करेंसी में कैलकुलेट होती है, तो वो होता है डॉलर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जहाँ से हमें अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। आई एम सो सॉरी, कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम स्टार्ट तो पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा आ गया है चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लीजिए। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें क्या है, फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल नॉट only want better income, they also want non-material thing like freedom, security and respect of others. See, ये बहुत बेसिक वाला पॉइंट है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मटेरियलिस्टिक थिंग जो होती है वो होता है इनकम। बेटर इनकम तो किसी भी पीपल को या पर्सन को चाहिए ही, बट उसके साथ साथ उसको नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा। Okay, second point is what? For development of a nation, average income और per capita income is needed. किसी भी nation की development के लिए average income और per capita income बहुत ज़्यादा important role play करती है उस particular nation की development को calculate करने के लिए। Understood? नेक्स्ट है टेबल 1.3। ये वाली टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, क्योंकि ये मैंने उधर ही से इसका रेफरेंस लिया है। तो इस टेबल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें दिया है स्टेट वन साइड एंड अदर साइड दिया है पर कैपिटा इनकम। ओके, अच्छा, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बताया था कि डॉलर्स में होती है, तो यहाँ पे क्या ये डॉलर्स लिखा हुआ है? ये डॉलर्स में होगी? नहीं, उसका जो कॉमास होते हैं और जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है, बट यहाँ पे ये रुपीस में है। इसको आप प्लीज रुपीस में कंसीडर करिएगा। केरला, ये भी रुपीस में, एंड बिहार, दिस इज ऑल्सो इन रुपीस। ओके, नाउ हरियाणा का कितना पर कैपिटा इनकम है? 1,62,034 रुपीज। केरला का कितना है? 1,40,190 रुपीज। एंड बिहार का जो कि सबसे कम है उसका कितना है? 31,454 रुपीज। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नीचे लाइन दिखती है, इसके नीचे लाइन दिखती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। If per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar considered the least developed state of the three. However, this is not true if we look at other criteria. अच्छा, ये इस टेबल के हिसाब से एक साइड जहाँ पे हमें स्टेट्स दी हैं और दूसरी साइड जहाँ पे हमें इनकम पर कैपिटा इनकम दिया है, पीसीआई। सो इसके बेसिस पे, इस टेबल के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, मोस्ट डेवलप्ड है, और बिहार लीस्ट डेवलप्ड है। बट हो सकता है ऐसा ना हो। अगर अदर क्राइटेरिया से हम बात करें तो वो अलग अदर क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। वो अदर क्राइटेरियाज होते हैं लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ये जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है, इसका मैंने आपसे पिछले वाले जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन में इन्फेंट मोरालिटी रेट पूछा था स्टेट्स का, तो उसमें केरला का इन्फेंट मोरालिटी रेट सबसे ज्यादा था। तो अब वो क्या था वो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। सो यहाँ पे वो टर्म आ चुकी है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि क्या होता है ये। फर्स्ट हम बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट क्या कहता है हमसे? इट इज अ नंबर ऑफ पीपल it is the number of people above 7 years of age who are able to read, write and understand. With understanding और and understand दोनों एक ही बात है। Higher the literacy rate, more developed a state will be. India has
a literacy rate of 64%. Kerala has the highest literacy rate and Bihar has the lowest. Literacy rate क्या होता है? किसी भी नंबर ऑफ पीपल जो 7 years ऑफ एज से ज्यादा होते हैं, अबव होते हैं उसके, तो वो क्या अच्छे से लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कंसेप्ट को या चीज़ों को, तो वहाँ का उस बेसिस पे लिटरेसी रेट को हम मेजर करते हैं। तो लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा किसी स्टेट का, वो उतनी डेवलप्ड कहलाएगी। जैसे यहाँ लिखा है ना ये पॉइंट, हायर द लिटरेसी रेट मोर डेवलप्ड अ स्टेट विल बी। तो उसका मतलब यही है कि जितना लिटरेसी रेट अच्छा, उतनी किसी स्टेट की डेवलपमेंट अच्छी। इंडिया के पास कितना आई एम सो सॉरी, लिटरेसी रेट कितना है? 64% का है। 64% का है किसके पास? इंडिया के पास। इंडिया के पास है 64% का लिटरेसी रेट। अच्छा, केरला हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज द लोएस्ट। तो ये वाला तो आपने सुना ही होगा कि केरला सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है इंडिया की, एंड बिहार इज द लीस्ट और वी कैन से द डम स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, हालांकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, बट इस समय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें केरला सबसे ज्यादा है डेवलप्ड, और जो आपकी बिहार है वो लोएस्ट है। अच्छा, सेकंड आता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of age as proportion of 1,000 live births in a year। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of age as a proportion of 1,000 live births in a year। तो वो लोग या वो बच्चे जो 1 year के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है पर 1,000 बर्थ्स में से, वो उसका इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है। जैसे कि किसी एरिया में मान लीजिए 1,000 आपके जो बर्थ हैं वो बेबी बॉर्न हुए 1,000। अब उसमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो 1 year के होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, और कितने ऐसे थे जिन्होंने सरवाइव किया अपना 1 year, 2 year, 3 year एंड अबव दैट। तो उस बेसिस पे हम इन्फेंट मोरालिटी रेट निकालते हैं। अच्छा, इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि जिस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप्ड होती हैं या अच्छी होती हैं, उनकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है IMR, वो भी कम होता है ना। ओके, इन इंडिया केरला हैज द लोएस्ट IMR व्हाइल बिहार हैज द हाईएस्ट। तो ये वही क्वेश्चन आ गया पिछला वाला 1 मार्कर कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे लोएस्ट होता है IMR। तो केरला में सबसे लोएस्ट IMR होता है, क्योंकि यहाँ के पीपल लिटरेट भी होते हैं, यहाँ की जो स्टेट है वो डेवलप्ड भी है, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, तो IMR भी कम है इसका। और बिहार में लिटरेसी भी कम है, तो उसके कंपैरिजन में फिर हेल्थ फैसिलिटीज भी कम है। ओके, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज्यादा है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 attending school as per a percentage of number of children in the same age group। अच्छा, नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने 14 और 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं या उससे अबव होते हैं, वो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और वो भी पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे। जैसे 14-15 की एज में यहाँ पे चाइल्ड लेबर्स जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी कंट्री में, तो उस चाइल्ड लेबर को हटा के कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उस हिसाब से हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो आता है। अंडरस्टूड दी 3 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट्स आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप जरूर जरूर और जरूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी CBSE में कई बार आए हैं, तो आप इसको प्लीज अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर क्विज क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाता है आपका फर्स्ट क्विज क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, विच इज
Which of the following is the most important component for comparing countries? So ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपको बताना है कि ये जो गिवन है 4 ऑप्शंस हमें ए बी सी और डी, इनमें से ऐसा कौन सा वो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। ए है आपका पॉपुलेशन, बी है इनकम, सी पर कैपिटा इनकम और डी रिसोर्सेज। सो इन सब के आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज से आप समझ सकते हैं वो फैसिलिटीज जो पब्लिक के लिए होती हैं। ओके, मतलब सबके लिए होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट considered as public facility like schools, hospitals, community halls, transport, electricity, etc. तो वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं, ये सब हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ये सब किसके अंडर आता है? पब्लिक फैसिलिटीज के अंडर आता है जो हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है, एज वी नो दैट पंजाब हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, बट केरला हैज अ लोअर infant mortality rate because of better public system like PDS, यानी कि public distribution system, which provide health and nutritional status to the state. अब हमें मालूम है कि पंजाब में इनकम ज्यादा है, सबकी एवरेज इनकम ज्यादा है, किससे? केरला से। यहाँ पे पंजाब पंजाब और केरला को कंपेयर किया है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया है। इसमें बोला है कि जो इनकम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू केरला, बट इसी केस में जो IMR है आपका, IMR वो तो केरला का ज्यादा है, केरला का ज्यादा है ना, अभी हमने पिछली साइड में पढ़ा था, और बिहार का सबसे कम है। तो पंजाब केरला की अगर यहाँ पे हम बात करें तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है और उस वजह से उधर का पब्लिक सिस्टम है वो भी अच्छा है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द स्टेट। अब जब उसका हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है तो वो लिटरेट अच्छे हैं तो डेवलप्ड भी हैं वो ज़्यादा पंजाब से। मतलब खाली यहाँ बताने की आपको ये कोशिश की है कि पंजाब जैसी स्टेट या कोई भी ऐसी स्टेट जिसके पास इनकम ज़्यादा है मगर अदर डेवलपमेंटल गोल्स अच्छे नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट के, तो वो डेवलप नहीं कहलाएगी। मतलब किसी एक फैक्टर से हम उस स्टेट या कंट्री को डेवलप नहीं करेंगे, उसके जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े थे डेवलपमेंट के, वो सारे फैक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, तब हम उसको डेवलप स्टेट और कंट्री का नाम दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटी क्यों हमें जरूरत पड़ती है? हम सारी चीजें खुद भी तो खरीद सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सारी चीज खरीद सकें, जैसे कि हॉस्पिटल्स खरीद लें, स्कूल्स खरीद लें, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट्स, इतना सब हम नहीं खरीद पाएंगे पैसे से, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज बनाई हैं। ये पब्लिक फैसिलिटीज पूरी पब्लिक यानी कि सबको प्रोवाइड की जाती हैं, भले ही वो किसी भी कास्ट, रीजन और जेंडर से बिलोंग करता हो, सबको पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कहीं पे पोल्यूशन दिख रहा है और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे पोल्यूशन रहे, तो क्या हम सिर्फ पैसे से वो पोल्यूशन हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे कि टीम वर्क और पब्लिक अवेयरनेस, पोस्टर्स, स्लोगन्स, जिससे हम लोगों को और उसके बारे में जानकार बना सकें, अवेयर कर सकें, तो उससे हमारा जो काम है वो हो सकता है रादर देन मनी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम क्या जानते हैं? द ह्यूमन डेवलप The Human Development Index (HDI) is defined as the composite statistics used to rank countries by levels of human development. The HDI is a measure of health, education, and income. It measures the average achievements in a country
in these three basic dimensions of health development calculated into an index. हाँ, बड़ी लंबी डेफिनेशन है। क्या कह रही है डेफिनेशन हमसे? क्या कह रही है? ये कह रही है कि जो हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम उसे? क्या होता है वो? वो एक इस तरीके का कंट्रीज़ को हम रैंक करते हैं एचडीआई में, इस तरीके से कंट्रीज़ को रैंक करते हैं जिसमें उसकी हेल्थ के मेजर्स, इनकम, एजुकेशन, सारी फैसिलिटीज़ उसकी देखी जाती हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है। हमने मैथ्स में पढ़ा है ना स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मीन निकालते हैं, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें निकालते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में। तो वही है यहाँ पे कि किसी कंट्री में या किसी स्टेट में क्या है, उसमें फैसिलिटीज़ हैं अच्छी की नहीं है। अब फैसिलिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि एजुकेशन अच्छा है, इनकम सबको अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है और एजुकेशन अच्छा है और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस वजह से हम एचडीआई को काउंट करते हैं। किसी भी कंट्री की एचडीआई हम निकालते हैं। बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा रैंक करते हैं कि कौन-सी कंट्री या स्टेट डेवलप ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसको रैंकिंग मिलती है और वो रैंकिंग कौन देता है? एचडीआई देती है। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लीजिए, हो सकता है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए और इसकी ये जो डेफिनेशन है, ये भी आप लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट? Okay, again a quiz question is here. What is that quiz question? Question number 2 of this session. Which one of the following states has highest human development index? तो ये आपको एनसीईआरटी में या कहीं पे भी आप जब एक बार इस चैप्टर का रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केरला, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। किसका एचडीआई सबसे ज़्यादा है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आई डोंट नो। सो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विथ एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वो ह्यूमैनिटी जो होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, उसको रेफर करती है। कैसे? जो नेचुरल सिस्टम है, जो हमारी इकोसिस्टम है, उस वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर जो उसकी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा होगा, वो वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो वो हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, थर्ड सेकंड पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो वही है कि हम जब ओके तो वही है जब हम देखते हैं किसी भी कंट्री को, तो उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है आज के रिसोर्सेज को इतना यूज तो नहीं कर रहे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना, मतलब पता चला खत्म ही हो गया। आगे वो हम आगे जनरेशन में बढ़े, वो फ्यूल होता था वो तो 100 साल पहले 50 साल पहले खत्म हो गया। अब वो फ्यूल बचा ही नहीं, अब वो कहीं देखने को ही नहीं मिलता, मतलब खत्म ही है ही नहीं, अब गायब, थैनोस की तरह। तो वही सारी चीजें हैं हमें इधर पढ़नी है। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कार्बन बेस्ड ओरिजिनली डिजाइंड फ्यूल फॉर द क्वांटिटी हाउ मच वी नीडेड। इसका मतलब ये है कि हमें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट आपको पॉइंट लग रहा है ये, तो मैं आपको इजी बता देती हूँ कि मतलब जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, जो कार्बन बेस्ड होती हैं, उसको कुछ थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए, मतलब लिमिट कर देना चाहिए उसका यूज़, और हमें थोड़ा जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, वो हमें अपने यूज़ में लानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लेनिश्ड।
So we should use that resource in infinite quantity, not infinite. It is finite only, not infinite. नहीं आप समझो रहे पानी इनफाइनाइट बहाओ बहाओ आज से बहाते हैं पानी वेस्ट करते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको आपको क्या करना है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है रिप्लेनिश होने में ठीक है तो वो चीजों को जो ज्यादा टाइम लेती हैं रिप्लेनिश होने में यानी रीजनरेट होने में उससे हमें थोड़ा अपना जो यूज है उसको लिमिट करना है फाइनाइट करना है ना कि हमने आज पढ़ लिया कि पानी पानी है जैसे पढ़ लिया 90% ऑफ द अर्थ हैविंग वाटर एंड 10% हैव ओनली लैंड तो इसका मतलब ये नहीं अरे 90% पानी है तो हम क्या करेंगे इतने सारे पानी का बहाव बहाव वो तो रहेगा तो अर्थ पे ही ना कहीं बाहर तो चला नहीं जाएगा नहीं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है अनफिट हो जाता है आपकी यूज के लिए है ना इसलिए उसको हमें लिमिट करना जरूरी है नेक्स्ट इज व्हाट सम अदर टर्मिनोलॉजीज अंदर द टर्मिनोलॉजीज क्या है ये वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने आपको भी बताई थी मगर इसका थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन है जो मैंने आपको पहले बताया था तो आप इसको यहाँ पे अपनी नोटबुक में या नोट्स में इन्वॉल्व करके ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो मैंने इसको अलग स्लाइड में इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में हजारों बार या हर बार इन तीनों में से एक आध तो पूछा ही जाता है 3 है आप लर्न कर लोगे तो आपके 1-2 मार्क्स जो हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता तो इसको फटाफट से अभी लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए ओके नेक्स्ट इज द थर्ड कोर्स क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन which is cause of high infant mortality rate is A. Inadequate facilities of health. B. Lack of infrastructural facilities या C. Lack of awareness या D. both A and B. इसका आंसर कहाँ कमेंट में 10 बार नहीं बताऊंगी Okay, so guys, thank you for this session. If you liked my video, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that I can reach the ये जो चैनल है आपका वो अपने गोल को अचीव करने में हेल्प हो सके उसकी तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब ओके एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल पाए आपकी तरह और वो भी अपने गोल्स को अचीव कर पाए ओके सो थैंक यू एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय